और पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। जी एग्जैक्टली, पोटेंशियल। जैसे हमने एग्जांपल दिया था ना आपको कि पानी के टैंक वाला, की जरूरी नहीं है कि पानी हमेशा ज्यादा वाले अमाउंट से, डिपेंड करता है किसमें पानी ज्यादा ऊपर है। तो उस पे हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आज हम मेनली जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे ना, कूलम्ब्स लॉ हो गया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो 12th क्लास का टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हमने कल पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलम्ब लॉ हमने देख लिया था। तो आज बेसिकली जो मेन टॉपिक हम पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग और अच्छे। देखिए, इस दोनों टॉपिक को मिला के ना, चार्ज और फील्ड को, फील्ड वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू चार्जेस वाला, कूलम्ब्स लॉ ना। तो आज का लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने करीब इसमें 10 क्वेश्चंस रखे हैं, नीट, एम्स और कुछ जेईई मेंस के। और हमारा टारगेट है कि हम इन 10 क्वेश्चंस को करके जाएंगे। 10 के अलावा भी क्वेश्चंस हैं, तो बहुत कंसंट्रेशन से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस आई थिंक ये क्वेश्चन आपकी अच्छा, स्क्रीन, इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके ठीक है। क्या लास्ट में ये वाला क्वेश्चन हुआ था क्या? देखिए जरा ये वाला, जेईई मेंस 2020 वाला, ये जिसमें हमने, जरा स्क्रीन को देखिए और बताइए तो, ये हुआ था क्या? यस सर। ओके ठीक है। तो उसमें हमने एक रूल निकाला था ना कि अगर दो स्फीयर्स को हम कनेक्ट करते हैं, दो स्फीयर्स को कनेक्ट करते हैं, अगर एक के ऊपर चार्ज Q1 है, इसका रेडियस हमने मान लिया R1 है, और इसका ऊपर चार्ज Q2 है, और इसका रेडियस हम मान लेते हैं R2 है। तो अगर हम सबसे पहले अगर इनको हम टच करें या कनेक्ट करें, तो चार्ज फ्लो करेगा या नहीं करेगा, और फ्लो करेगा तो किधर से किधर फ्लो करेगा, वो डिपेंड करता है किस पे? पोटेंशियल पे ना। जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और बता सकते हैं पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला आया था? व्हाट इज द पोटेंशियल फॉर्मूला फॉर ए स्फीयर? जैसे प्रेशर बताता है कि पानी किधर से किधर जाएगा, हवा किधर से किधर जाएगी, पोटेंशियल बताता है कि चार्ज किधर से किधर जाएगा ना। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला याद आ रहा है? कुछ कुछ ऐसा था क्या, KQ/R? यस ठीक है, सर। ओके। तो उसके बाद अच्छा, ये जो हमने फिर देखा था कि अगर पोटेंशियल सेम आ रहा था तो चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे थे, एग्जांपल लिया था, और डिफरेंट आ रहे थे तो चार्जेस फ्लो कर रहे थे। तो हम ये पूछ रहे हैं कि चार्जेस कब तक फ्लो करेंगे, किस समय तक, टिल व्हाट पॉइंट? तो जब तक पोटेंशियल सेम नहीं ऑफ कोर्स, वेरी गुड। तो हम ये मानते हैं कि आफ्टर व्हेन दे अचीव सेम पोटेंशियल, तो उस पर हमने मान, इनका चार्ज x मान लिया, इसका y मान लिया था, और तो हमने यहाँ का पोटेंशियल निकाला था KQ1R1, और इसका निकाला था हमने KQ2/R2। दोनों अलग अलग थे तो चार्ज फ्लो कर रहा था। इधर हम देखते हैं जरा, इस पे हम क्या लिखेंगे? KQX/R1, KY/, क्या हम ये कंडीशन लिख सकते हैं यहाँ पे? क्यों? यस। क्योंकि जब चार्ज फ्लो हो के रुक गए हैं तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। एक कंडीशन तो हमने ये लिखी थी, दूसरी कंडीशन याद आ रही किसी को? क्या लिखते थे? व्हाट वाज द सेकंड कंडीशन? एक तो ये था कंडीशन कि पोटेंशियल दोनों का बराबर हो जाएगा। व्हाट वाज द अदर कंडीशन? जी बताएं। ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली, वेरी गुड, कि टोटल चार्ज जो होगा पहले का और बाद का क्या होगा? बराबर होगा, x+y। यहां से हमने दो रिजल्ट निकाले थे। और फिर एक स्पेशल केस हमने देखा था लास्ट क्लास में शॉर्टकट के तौर पे, कि अगर आइडेंटिकल स्फीयर हैं तो चार्ज क्या होगा? व्हाट इफ द चार्ज आर आइडेंटिकल? मान लेते हैं दोनों आइडेंटिकल है, तो टोटल आधा आधा बढ़ जाएगा क्या? यस सर। ओके, so this was the is discussed in the last class कि if the both the spheres are identical, दोनों का रेडियस वगैरह सेम है, तो हम दोनों को टोटल करके आधा आधा बांट देंगे। हमने प्रूव किया था। आज हम क्वेश्चन करेंगे नॉन आइडेंटिकल के लिए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन AIPMP 2012, जिसमें अब आप इसको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए इन्हीं दो फॉर्मूले के बेस पे जो हमने पीछे बताया है। एक तो ये वाला पोटेंशियल बराबर करने वाला, और दूसरा चार्ज बराबर करने वाला। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन आई विल हेल्प यू। बिगर स्फीयर पे कनेक्ट करने के बाद कितना चार्ज आएगा? व्हाट विल द चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर? एक का रेडियस R1 है, दूसरा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, प्रशांत हैज गिवन द आंसर। ओके, सुहानी महाजन आल्सो गिवन द आंसर। अंचल, वाह, ग्रेट 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 ग्रेट।
ठीक है, ऑप्शन 4। ओके, दे आर करेक्ट बेसिकली। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। बिल्कुल सही। तो मैं देखिए एकदम सही। तो पहले हमने मान लिया कि R1 R2 है, पोटेंशियल बराबर होगा तो एक पे x मान लिया, दूसरे पे y मान लिया। तो पहला कंडीशन है kx अपॉन R1 इज इक्वल टू ky अपॉन R2। k से k कैंसिल हुआ तो मुझे मिल गया x अपॉन y इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। R1 R2 कितना दे रहा, 1/3 आ गया। तो मुझे मिल गया पहले x अपॉन y को मैंने मान लिया 1/3। ये बिग वाला है और ये है स्मॉल वाला। एक रिजल्ट तो ये मिल गया मुझे। और दूसरा रिजल्ट क्या है, जो टोटल चार्ज होगा x प्लस वाई, वो टोटल मिला के हो जाएगा कितना, इन दोनों का सम होगा क्या? जी बताइए, थोड़ा सा हेल्प करिए मेरी, यही होगा? Yes. ओके, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 - 1 यानी 4 × 10⁻² आ रहा है। और ये आ गया मेरे पास। अच्छा, मैं यहां से लिख सकता हूं y को लिख सकता हूं 3x। ठीक है, तो मैं y की जगह लिख देता हूं 3x। तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 4 × 10⁻²। सिंपल मैथ्स है। 4x की वैल्यू आ गई 4 × 10⁻², यानी x की वैल्यू मुझे मिल गई 10⁻² कूलम। यानी x क्या है, छोटा वाला। तो बड़ा वाला क्या था, y, जो कि मल्टीप्लाई होके मिल गया 3 × 10⁻² कूलम। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसका एकदम ऐसे बिना इससे भी छोटा मेथड बताएं। एक तो आपने कंसेप्ट समझा, दो कंसेप्ट हमने अप्लाई किया ना। फर्स्ट कंसेप्ट पोटेंशियल इक्वेट करना, दूसरा कंसेप्ट क्या है, टोटल चार्ज को इक्वेट करना। यही है क्या? Yes, ठीक है, sir. ओके। अब ये तो बिल्कुल माशाल्लाह यू आर करेक्ट, आपने आईपीएमटी का क्वेश्चन सॉल्व किया, वेरी गुड। अब देखिए, अगर मैं इसको ना बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बताता हूँ कैसे करेंगे। आप ये मान लो, ये एक्स वाले और वाई, बहुत छोटा क्वेश्चन, एकदम एक लाइन में करना होगा। और जेई मेंस का क्वेश्चन आपसे करवाता हूँ। देखिए, एक्स का निकालना ना तो नीचे कर दो R1 + R2, दोनों के रेडियस को जोड़ दो। और एक्स को निकालना तो ऊपर R1 कर दो इनटू टोटल चार्ज, जो भी टोटल चार्ज। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। स्फेयर के लिए होगा ये, स्फेयर के लिए। तो रिपीट करना। हाँ, स्फेयर के लिए चार्ज मेथड है। अगर हम मान ले छोटे वाले का चार्ज x1 है, इस R1 का x है और R2 का y है। ये आफ्टर वाला है, मतलब आफ्टर सेपरेशन के बाद, जब टच वच कर लिया, फाइनल चार्ज ये। तो एक बार और फिर से y का लिख दो। y के लिए क्या करेंगे, नीचे डिवाइड कर दो R1, दोनों का रेडियस जोड़ दो। देखिए, एक तो बेसिक मेथड है जो आपको मैंने बताया कि पोटेंशियल इक्वेट करो और चार्ज इक्वेट करो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे लग रहा है बेसिक मेथड में। Yes, sir. और वेरी ग्रेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड करेक्टली आल्सो। अब y निकालना है तो y का रेडियस और मल्टीप्लाई कर दो टोटल चार्ज। ये शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करिए और अगला आंसर मुझे बताइए 1 मिनट के अंदर। नोट कर लिया क्या शॉर्टकट मेथड? जो चाहिए उसको ऊपर, नीचे रेडियस इनटू टोटल चार्ज। ये टोटल चार्ज है, टोटल QT, टोटल चार्ज। चले आगे। Yes, sir. ओके, अब बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ आप मुझे जो है, बिल्कुल पिछले साल का क्वेश्चन है 2021 का। नाउ आई नीड द करेक्ट आंसर। ये रहा आपका जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। इसको पढ़िए और मुझे सही आंसर दीजिए। गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लेट हो जाए पर गलत नहीं होना चाहिए। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। हर कोई कोशिश करे सॉल्व करने का। साहिल, ध्रुव, और कौन है यहाँ पे, कृतिका, आस्था। 55 अल्हम्दुलिल्लाह 55 स्टूडेंट्स आर वेटिंग हियर। पायल, प्रियंका, रेणुका, एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। पिछला कंसेप्ट मैं फिर से स्क्रीन दिखा दूं। चार्ज शेयरिंग वाला, पोटेंशियल इक्वेट करना, देन टोटल चार्ज इक्वेट करना। बेसिक से भी जा सकते हैं, बेसिक के बजाय हम उसी को शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। कंसेप्ट बता दिया मैंने, कंसेप्ट वही है। ओके ओके, कुछ स्टूडेंट्स आंसर देना शुरू कर दिए। अर्चिता ने दिया आंसर।
ग्रेट। और कौन दे रहा है आंसर? अंचल ने भी दे दिया। गुड, हैप्पी टू सी। ध्रुव आप जरा अपना आंसर चेक करें। ध्रुव, महक का भी गुलेरिया आंसर आ रहा है। Q2 3 एंड Q1 6, मतलब ऑप्शन बताइए, ऑप्शन सीधा यहाँ पे एकदम एग्जाम मोड में बात चल रही है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो दो स्फीयर है, एक का रेडियस 2/3r है, दूसरे का है 1/3r। ओके ठीक है, ये हमें मिल गया टोटल Q1 Q2। तो टोटल चार्ज पहले निकाल लेते हैं। टोटल कितना हो गया भाई? हाउ मच इज द टोटल? 12 - 3 9 माइक्रोकूलम पे क्या टोटल चार्ज? जी बताइए, यस और नो? यस सर। ओके ठीक। Yes, sir. अब कह रहा है कंडक्ट किया तो S1 क्या होगा? तो S1 मुझे पूछ रहा है ना, S1। तो S1 के लिए मैं X मान लेता हूं और S2 के लिए Y मान लूं। X निकालना है तो बहुत सिंपल, मुझे अपना शॉर्टकट मेथड लगाइए, पोटेंशियल और चार्ज मेथड इक्वेट करने का। आई एम गोइंग टू गेस दिस थिंग। नीचे टोटल रेडियस, टोटल कितना रेडियस है भाई? R1 कितना? 2/3r। R2 कितना? 1/3r। X निकालना तो ऊपर कितना कर दूं? 2/3। 2/3r इंटू 9। अच्छा नीचे R हो जाएगा, ठीक है। 2/3r 1/3 + 3 इंटू R, नीचे ये दोनों जोड़ेंगे तो R बन जाएगा, इंटू 9 कैंसिल या 3 1 जा 3 6 आ गया। ओके, नाउ Y को देखते हैं जरा। अब ऑटोमेटिकली ये तो सिंपल सी लॉजिक है यार, अगर एक 6 तो दूसरा 3 होगा ना, बिकॉज टोटल 9 है, तो दूसरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो विच ऑप्शन, फोर्थ और थर्ड? So fourth. फोर्थ। अब देखिए Fourth. बहुत से स्टूडेंट्स जो है फोर्थ थर्ड बता रहे हैं, तो इसमें बहुत ध्यान रखने की चीज जरूरत होती है कि कभी कभी हम ना आंसर सही निकाल लेते हैं, लेकिन फिर ये क्वेश्चन बहुत ऐसा, इससे ज्यादा तकलीफ की कोई बात होती है क्या? मतलब आंसर सही है और 3 का 4 और 4 का 3 हो गया। व्हाट डू यू से? है ना, बिल्कुल ही एग्जाम हॉल के बाद निकलने के बाद ओहो क्या ही हो गया। ठीक है, तो आप इसको 3, तो y जो होगा टोटल में से माइनस करेंगे, टोटल 9 था और ये 6 आ गया, तो दैट इज गोइंग टू गिव विद 3 माइक्रोकूलम। तो नाउ 6 और 3 एज द आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका है, आप हेडिंग डाल सकते हैं, चार्ज हैंगिंग प्रॉब्लम। ठीक है, चार्ज हैंगिंग प्रॉब्लम, और ये बहुत फेमस टाइप का प्रॉब्लम है, कूलम्स लॉ के बेस्ड चार्ज हैंगिंग। ठीक है, देखिए अगर हम आपसे कहें एक किसी पॉइंट से फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट आपने 2 से चार्जेस हैंग कर दिए आइडेंटिकल, तो एक दूसरे को रेपेल करेंगे, और रेपेल करने के बाद वो किसी दूर जाके यहां पे रुक जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जी। अगर सिमिलर चार्ज, अगर देखिए अपोजिट चार्ज तो चिपके रहेंगे, वो एकदम जुड़े रहेंगे, और अपोजिट सेम चार्जर लाइक चार्जर तो रिपेल करेंगे, और इस तरह जाके कहीं पे इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे। हम ये माने कि दोनों का लेंथ बराबर है, तो एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, ओके। अब अगर हम पूछें कि ये बताओ भैया कि इस स्फीयर पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कैन यू टेल मी हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस स्फीयर? जल्दी बताइए कौन कौन सा। इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्यू है, और ये डिस्टेंस मान लेता हूं मैं आर है। प्लीज टेल मी फास्ट, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस स्फीयर? 1 2 3। एक तो mg दिख रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ 2। ओके, एनीवन मोर, एनीवन एल्स? देखिए एक तो mg आ गया नीचे की तरफ, ग्रेविटी, कोई दिक्कत? वेट है उसका। ओके अच्छा, ये दोनों स्फीयर लाइक चार्ज है, तो रिपेल कर रहे होंगे एक दूसरे को बाहर की तरफ। ठीक है, तो क्या मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe मान सकता हूँ? जो कि होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, कूलम्स लॉ। यस सर। ओके ठीक। अच्छा, रस्सी के अंदर टेंशन भी तो होता है, ये बताइए। यस सर। ओके, तो 3 फोर्सेस लग रहे हैं। तो अब आप ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब कल बताया था मैंने सर, नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन का भी नेट फोर्स 0 होगा, और वाई डायरेक्शन का भी नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, जब टोटल 0 है। तो अब आप ये बताइए, देखिए एक ये तो सीधा सीधा एक्स में है, ओके, हॉरिजॉन्टल, कोई दिक्कत नहीं। mg भी नीचे की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन को रिजॉल्व कर सकते हैं क्या 2 कंपोनेंट में? टेंशन को रिजॉल्व कर सकते? ओके ठीक।
तो जरा मुझे बताइए कि अगर इस टेंशन को मैं रिजॉल्व करूं, यहां से मैं थीटा ले लूं, रस्सी टेंशन क्या करता है, हमेशा खींचता है। टेंशन क्या करता है, हमेशा खींचता है। और नॉर्मल क्या करता है भैया, नॉर्मल, व्हाट डज द नॉर्मल डू? नॉर्मल हमेशा दबाता है। तो टेंशन का मतलब होता है खिंचाव, तनाव, खींचना है। और नॉर्मल क्या करता है, पुश करता है, दबाता है। तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं इस टेंशन को, तो एक कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा, दूसरा साइन थीटा। ये वाला क्या होगा जरा बताना, ये वाला जो लाल 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 रंग से खींच रहा हूं, विच इज दैट, टी साइन या कॉस? cos cos हाँ भाई, ये परपेंडिकुलर बना है। देखिए इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये एंगल है, एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है ना। तो परपेंडिकुलर के साथ साइन थीटा आता है और बेस के साथ कॉस थीटा आता है। अगर मैं नंबरिंग कर दूं ए बी सी, तो मुझे बताना AC तो हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और AB क्या है, AB, so base AB, अरे भैया एंगल यहाँ पे तो बेस, perpendicular जी, पर AB परपेंड, और BC क्या है, बेस। base तो आपको पता ना कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर। perpendicular तो यहाँ से तो लॉजिक लग रहा है ना कि बेस के साथ कॉस आता है और परपेंडिकुलर के साथ साइन आता है। तो मैं क्या इसको टी साइन थीटा लिख सकता हूं, ओके। और इसी तरह मैं ऊपर वाले को, जो यहाँ पे ये वाला फोर्स आ रहा है, इसको टी साइन थीटा लिख सकता हूँ, अरे कॉस थीटा, yes sir ओके। इसका मतलब टेंशन को जो हम रिजॉल्व करके फाइनल डायग्राम बनाएंगे, तो नीचे mg, बाहर की तरफ Fe, ऊपर की तरफ कौन सा कंपोनेंट है, ऊपर की तरफ टेंशन का ऊपर कौन सा जा रहा है, कॉस या साइन? आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, कॉस आ रहा है, ऊपर की तरफ कॉस जा रहा है ना। तो ऊपर की तरफ मैंने जब टेंशन को तोड़ा तो ऊपर जा रहा है कॉस थीटा, और इसको कौन बैलेंस कर रहा है, Fe को कौन बैलेंस कर रहा है, साइन थीटा। क्या ये डायग्राम देखे, हम यहां से यहां पहुंचे और यहां से यहां पहुंचे, क्या ये डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? yes sir ओके। तो अब इक्विलिब्रियम में इसका मतलब ऊपर वाले फोर्स को तो बैलेंस कर दिया mg ने, और राइट वाले फोर्स को बैलेंस कर दिया टी साइन थीटा ने। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, टी साइन थीटा को बैलेंस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने, yes और sir टी कॉस थीटा को बैलेंस किया mg ने, mg yes ठीक है। sir अच्छा डिवाइड कर दूं क्या, टी से टी कैंसिल, क्या मिला, tan थीटा साइन अपॉन कॉस tan। yes अब sir ये रिजल्ट आप ना जब तक नीट नहीं निकलता तब तक याद रखिएगा, उसके निकलने के बाद आप डॉक्टर बन जाएंगे, आपकी मर्जी, ठीक है, डॉक्टर बनना है नहीं भाई, yes sir ओके। तो अब आप ये रिजल्ट याद रखिए और दिखा, जादू दिखाते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन। तो tan थीटा जो होगा, अच्छा एक चीज याद रखना, थीटा कहां से लिया, वर्टिकल एंगल से क्या हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल से है, याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन में आपको, जैसे मैं ये फिगर बना रहा हूं, तो थीटा जो है, ये जो ऊपर फिगर बना रहा हूं मैं, ये थीटा लिया हूं, ये वाला, आप गलती से ये मत ले लेना, कभी कभी एग्जाम में बेवकूफ बनाता है, ये दे देगा थीटा। तो याद रखो ये नहीं है थीटा, हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो थीटा कहां से लिया है, वर्टिकल से। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो समझते होंगे आप लोग, yes sir यस सर। ओके। तो ये रिजल्ट सबको, आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। किसी को डाउट है तो पूछे। हमने पहले सारे फोर्सेस मार्क किए, टेंशन को तोड़ा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल से बैलेंस किया, वर्टिकल को वर्टिकल से बैलेंस किया, डिवाइड किया, और ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, yes sir ओके। रुके नोट करने के लिए, आगे चले। done sir डन सर। अच्छा सभी लोग, अभी दो ही आवाज आई मेरे पास, आई नीड 2 more वॉइसेस, डन सर। ठीक है, ओके चलिए, done sir ठीक है। अब इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन और ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। Try to solve the question. अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल था। एक बात नोट कर लीजिएगा जरा जल्दी से अपने ऊपर, कि ये फॉर्मूला जो है
तब दोनों तरफ इक्वल एंगल बनेगा। अगर स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल नहीं होगा ना तो फिर ये सब कुछ फेल हो जाएगा, तब गड़बड़ हो जाएगा मामला कुछ, तो देन इट विल बी समथिंग एल्स। तो कहीं आप लिख लीजिएगा उसी नोट्स के ऊपर कि फॉर इक्वल लेंथ ऑफ वायर स्ट्रिंग। अरे वाह, प्रशांत की तरफ से आंसर आ चुका है। अर्चिता ने भी दे दिया, ओके गुड ग्रेट, ओहो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दे आर सेइंग, लेकिन आंसर्स मिक्स आ रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है। ठीक है चलिए सॉल्व करूं, हम सॉल्व मैं करूं, ओके ज्यादातर लोगों का सी आ रहा है, ठीक है चले तो डायरेक्ट फिगर बनाते हैं और हम आपको अप्लाई कराते हैं फॉर्मूला। अब देखो भैया, अभी ध्यान दो, ये एंगल जो है कहां से दे रहा है, Vertical. तो इसका मतलब हम सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसने बोला टू आइडेंटिकल पार्टिकल चार्ज दे रखा 10 माइक्रोकूलम आर टाइड विद स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एट अ कॉमन पॉइंट, इफ बोथ द स्ट्रिंग मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, देन द मास ऑफ ईच पार्टिकल विल बी, दोनों पार्टिकल का मास क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा बनाने दीजिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू f अपॉन mg लगा दिया होगा, Yes, sir. ओके थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां से लाइन खींची, ये दे दिया मुझे 30 डिग्री, और ये है 1 मीटर, और ये भी कितना है 1 मीटर, ठीक है, और ये हमने मार्क कर दिया लाइन। तो tan थीटा, अच्छा अगर ये वर्टिकल दिया होता, वर्टिकल जब हॉरिजॉन्टल करता तो क्या चेंज, तो इसका मतलब हमको थीटा 60 लेना पड़ता ना, ये ध्यान दीजिएगा। वन मोर ऑप्शन थर्ड, बस इतना बता रहा हूँ, अगर ध्यान से देखिएगा एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना, आप सब कुछ जानते हुए भी गलत कर जाते हैं, मतलब मिस्टेक डेटा पढ़ने में। तो अगर वर्टिकल के जो हॉरिजॉन्टल देगा तो उसका ध्यान रखिएगा। तो tan थीटा, पहले मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं, ये डिस्टेंस कितना है, कितना है डिस्टेंस, तो अगर ये 1 मीटर है तो ये कितना होगा, sin 30 1 sin 30 होगा क्या जी, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे। इसी तरह यहां भी 30 डिग्री है, तो यहां से देखेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और सामने वाला क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के साथ साइन थीटा। ओके यस साहिल, आप बताइए क्या, यू आर रेजिंग हैंड, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर वो रिपीट करना हॉरिजॉन्टल और 30 डिग्री। अच्छा देखिए, हॉरिजॉन्टल का मतलब मैं कह रहा हूं कि कभी जैसे क्वेश्चन में हमने जो डिराइव किया है साहिल, वो किसके लिए डिराइव किया, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से, वर्टिकल से। तो अगर हमको मान लो वो बोल देता कि 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये देता, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे 60, क्योंकि टोटल 90 होता है, ठीक है, ये टोटल तो 90 होता है ना ये, तो हम तो बस ये बता रहा था कि जो आप tan थीटा रखेंगे ना उसमें 60 डिग्री रखेंगे, 30 नहीं रखेंगे। तो बस इतनी छोटी सी बात है ध्यान रखने की कि एंगल दिया कहां से। ओके इस ट्रायंगल में हम देखेंगे तो ये भी क्या आ गया 1 sin थीटा, sin 30 कितना होता है हाफ, और ये भी कितना हो गया हाफ, तो टोटल डिस्टेंस r मिल गया मुझे 1 मीटर। ओके वेरी गुड, तो tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg। tan थीटा की जगह मैं tan 30 डिग्री रख दूं, tan 30 कितना होता है भाई, बोलना जरा, 1/√3, वेरी गुड। Fe की जगह क्या लिख सकता हूं, k की जगह क्या लिख दूं मैं, 9 × 10⁹। Q1 Q2 कितना 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब कितना हुआ भाई, -6, 10 तो 10 माइक्रोकूलम को मैं क्या 10 × 10⁻6 10⁻5 लिख सकता हूं, ठीक है। तो k Q1 दूसरा भी Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू मास मुझे नहीं पता, इंटू g की जगह 10 रख देता हूं। ओके ये रहा मेरे पास। तो अब जरा इसको रिजल्ट को रखिए और सॉल्व करिए, मैं डेटा रख के आपको, तो आई एम गेटिंग 1/√3 इज इक्वल टू 9 × 10⁻9, और ये -5 -5 -10 बन गया, ओके, डिवाइडेड बाई 10, m g की जगह 10 रखा, तो m की वैल्यू मुझे मिल गई 9 × √3 इंटू नीचे भी क्या है एक 10 है, और ये 10 पर 9 और 10 -1 आ गया क्या, ओके। तो आई एम गेटिंग हाउ मच, ये नीचे आ जाएगा,
तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ रहा भाई जरा बताना हाउ मच इसको सॉल्व करिए जी कैलकुलेशन क्लियर है ना कोई मतलब नीट के स्टूडेंट है थोड़ा सा कैलकुलेशन में कभी कभी मात खा जाते हैं लेकिन मैं हैप्पी टू सी क्या आ रहा है 9 into 1.73 9 3 जा 27 2 क्या लगा 9 7 जा 63 में 65 9 9 जा 8 कितना हाउ मच यू आर गेटिंग यार एक मिनट क्यों जवाब नहीं आ रहा भाई कैलकुलेशन में क्यों थम गए हो नेट आ Son, √3 into 9 into 10 raised to power minus 1 होगा कि 10 raised to power नहीं minus एक नीचे भी 10 है ना देखिए एक नीचे भी तो 10 है वो 10 जब ऊपर जाएगा तो वो नीचे ये इस 10 को मैं नीचे लाया तो एक 10 पहले से भी तो था नीचे Yes, sir. ओके तो थर्ड ऑप्शन आ रहा है ना तो यू आर गेटिंग इट इज गेटिंग समथिंग 15 153 9 3 27 2 के 9 7 जा 63 प्लस 2 65 6 9 9 जा आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग मल्टीप्लाई थर्ड आ रहा ठीक है थर्ड आ गया ओके कितना आ रहा मल्टीप्लाई करने के बाद 15. ओके 1557 वैल्यू बताइए आ जरा रही है। कितना आ रहा हाउ मच 1 Sir, 1557 divided by 10,000. okay divided by 100 into 1000 so you are getting how much 0.1557 which is close to this one तो आपके पास सी ऑप्शन आ गया ठीक है Yes, sir. चले ओके ठीक अब देखिए अब आपको इसी पैटर्न पे बेस्ड एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं ध्यान दीजिएगा और आई होप यू कैन सॉल्व दिस ये नहीं है ओके चलिए मेरे हिसाब से इस कंसेप्ट पे बेस्ड एक ही क्वेश्चन मैंने रखा है तो आई होप ये क्वेश्चन आप इस तरह का क्वेश्चन कर ले जाएंगे आप इस तरह के आगे टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को आई होप ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है चले आगे Yes, so now sir. the next topic is electric field is there ना we have electric field with me ओके तो देखिए अगर हम इसकी शुरुआत इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक की शुरुआत कैसे अगर फॉर एग्जांपल एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज Q2 है ठीक इसमें कई सारे कंसेप्ट मैं आपसे पहले थ्योरेटिकली पूछूंगा तो Q1 Q2 पे कुछ फोर्स लगाता है ना Yes, sir. तो वो फोर्स एक तो होता है कि भाई कांटेक्ट फोर्सेस कि आप जो है किसी चीज को टच करके धक्का देते हैं टेंशन लगाते हैं नॉर्मल लगाते हैं फ्रिक्शन लगाते हैं वो सब कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं लेकिन Q1 Q2 या ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कांटेक्ट में है तो है नहीं तो हम ये अज्यूम करते हैं ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी है कि यहां से कोई रेडिएशन निकल के यहां तक पहुंच रही है वही चीज जो यहां से निकल के इस पे अटैक कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं फील्ड यानी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है किसी चार्ज के आसपास का वो एरिया जिसमें वो अपने फोर्सेस को लगाता है दैट रीजन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड का मतलब मैदान उसका अपना क्षेत्र ठीक ओके अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक अच्छा तो अब मैं आपसे पूछूं कि अगर हम ये चार्ज Q1 एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन ये हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं लेट मी टेक 1 मीटर की दूरी पे और फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन ओके हमने इसका डिस्टेंस इसको यहीं रहने दिया Q1 को और Q2 को थोड़ा दूर लेके चला गया और मान लेते 2 मीटर पे तो इन दोनों का फोर्स चेंज होगा इन दोनों का फोर्स क्या होगा चेंज फौरन ही चेंज हो जाएगा या कुछ समय लगेगा चेंज होने में जी अगर हम डिस्टेंस चेंज करें तो फौरन ही चेंज हो जाएगा या फिर कुछ समय लगेगा इस फोर्स की वैल्यू को बदलने में सर हो जाएगा जल्दी मतलब फौरन एग्जैक्ट एट द सेम मोमेंट और इट विल टेक सम टाइम बताइए क्या लगता है आपको It will take some time. ओके व्हाई इट विल टेक सम टाइम क्यों ऐसा लगेगा बिल्कुल सही जवाब है आपका क्यों क्यों क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 एग्जैक्टली ओके तो जब आप उसका लोकेशन चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पहुंचने में कुछ तो समय लगेगा वो बहुत कम लगेगा नो डाउट बट इट विल टेक सम टाइम टू रीच देयर ना इसका मतलब आप ये बोले अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है
वो इंस्टेंटेनियस होता है और इट टेक्स सम टाइम। एक लाइन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ इंस्टेंटेनियस फोर्स और इट टेक्स सम टाइम टू एस्टैब्लिश। It takes time. Okay, why it takes time? Because electric field from one charge takes some time to travel to the other point. ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ओके, इस बात को आप लिख सकते हैं चाहे तो अपने नोट्स में कि फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट एस्टैब्लिश्ड इंस्टेंटेनियसली, इट टेक्स, वो टाइम बहुत कम होता है बिकॉज स्पीड बहुत ज्यादा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल विद सम स्पीड। ओके ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं? तो हम पहले डिफाइन करते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके वजह से पॉइंट चार्ज से है? लाइन चार्ज से है, शीट से है और स्फीयर से है। नीट के सिलेबस में ये चार चीजें हैं, 1 2 3 4, और स्फीयर में 3 तरह के स्फीयर आएंगे। एक हॉलो स्फीयर आएगा, सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड आएगा, सॉलिड कंडक्टिंग आएगा, कंडक्टिंग मतलब जैसे मेटल वगैरह का, और तीसरी कैटेगरी आएगी सॉलिड स्फीयर और कैसा? इंसुलेटर, नॉन कंडक्टिंग। अब मुझे कोई बता सकता है कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या फर्क है, क्या बेसिक डिफरेंस है? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? या मैं बताऊं फिर? ये 4 चीजें नीट के सिलेबस में, जेई के सिलेबस में कुछ और चीजें हैं। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में और या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक भरतू सॉलिड बॉल है लोहे का, मतलब फॉर एग्जांपल आयरन का, और एक प्लास्टिक का, दोनों के चार्ज मैंने दिया, क्या फर्क रहेगा? नहीं समझ में आ रहा? एनीवन बताऊं मैं या आप बताएंगे? सर आप बता। ओके, तो आप एक बात समझिए कि कंडक्टर पे, किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, कोई भी चार्ज आप देंगे वो फौरन उसके सरफेस पे आ जाएगा। तो आप लिखिए सॉलिड कंडक्टर में चार्ज जो होगा ऑलवेज ऑन आउटर सरफेस। सर यस जी बताइए। और नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा? चार्ज अंदर भी होगा, बाहर भी होगा, सरफेस भी होगा। चार्ज जो होगा थ्रू आउट दी बॉडी होगा, थ्रू आउट बॉडी। ये बेसिक डिफिनीशन है, ये फर्क है, इसीलिए हमने 2 कैटेगरी किया है। ठीक, जैसे अगर हम आपको एग्जांपल दें, ओके एनीवन, यूनिफॉर्मली, हाँ यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्या नाम है आपका? संजना। ये एक आगे की चीज है डिस्कशन की, क्योंकि नीट के सिलेबस में तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन आप जेई की सिलेबस में नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होते हैं। ओके संजना, आप समझ रही मेरी बात? इट इज नॉट, ठीक है, नीट सिलेबस इज हैविंग ओनली यूनिफॉर्म। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें, सॉलिड स्फीयर लिया भरा हुआ और उस पे हमने चार्ज दिया, तो अगर वो कंडक्टिंग है तो कुछ भी चार्ज आप देंगे वो सारा का सारा चार्ज कहाँ के रुक जाएगा? उसके सरफेस पे। इट मींस देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। लेकिन अगर आपने एक नॉन कंडक्टिंग दिया, ये कंडक्टर और ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर, तो चार्ज इसके अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, थ्रू आउट होगा। ठीक है, ओके। अब एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप हैरान हो जाएंगे देख के। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई कि कंडक्टर में सारा चार्ज उसके सरफेस पे होता है और नॉन कंडक्टर में वो अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, अब मैं एग्जाम का नाम आपको बाद में बताऊंगा। कह रहा है कि द चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी क्या होगा? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। कह रहा है चार्ज डेंसिटी जो है वो दिया हुआ है 5 + 1/r/10। ये कह रहा है उसकी चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक स्फीयर है, उसका रेडियस है फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर का, एंड इट्स चार्ज डेंसिटी इज गिवन एट दिस। तो अब ये बताइए, कंडक्टिंग है, ये नॉन कंडक्टिंग कैसा शेल है? इट इज अ कंडक्टिंग शेल, इट इज अ कंडक्टिंग स्फीयर, या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर? कैसा स्फीयर होगा ये? सर नॉन कंडक्टिंग। ओहो, गलत जवाब। लॉजिक बताइए कैसे?
क्या सोच के आपने कहा नॉन कंडक्टिंग? सर क्योंकि डेंसिटी भी है इसलिए। तो डेंसिटी दी है तो क्या मतलब है? कैसे आपको पता कि आप ये कहना चाह रही हैं कि सर अंदर भी चार्ज, यही कहना चाह रही हैं क्या? यस सर। Yes, ओके, sir. तो अंदर चार्ज है तो इसका मतलब कंडक्टिंग होगा कि नॉन कंडक्टिंग? So non-conducting. ओके, क्या ये बिल्कुल सही जवाब है आपका? ये नॉन कंडक्टिंग है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो डेंसिटी दी है, अगर अलग अलग, जैसे 10 सेंटीमीटर है ना, अगर मैं आर की जगह 2 रख दूं, 2 सेंटीमीटर, आर क्या है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, यहाँ बीच में, तो मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी क्या? ठीक, Yes, sir. तो इसका मतलब अंदर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो Yes, क्या बना, स्फीयर कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग? non-conducting. तो आपने ये कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, एक ऐसा क्वेश्चन दिया, देखने में कितना डरावना लग रहा है ना, लेकिन अगर कंसेप्ट पता है तो यूं कर दिया आपने। ठीक है, ओके, तो चलते हैं हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इसको नोट कर लीजिए। इट इज नॉन कंडक्टिंग बिकॉज चार्ज इज इनसाइड, चार्ज जो है अंदर की तरफ भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम पहला पॉइंट चार्ज देखेंगे, फिर लाइन चार्ज, फिर शीट, फिर स्फीयर, और एक चीज और छूट गई, रिंग में, जो कि रिंग है, ये ऑप्शनल है, कभी पूछता है नीट में, कभी नहीं पूछता, तो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा ना इसको। तो हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए एक चार्ज है Q मान लिया, और हम यहां पे पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस चार्ज में से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं फोर्स अपॉन चार्ज, कि यहां पे हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0, तो ये मेरा क्या है, सोर्स है, ये सोर्स वाला चार्ज, इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, अंदर की बाहर? अगर लाइट पॉजिटिव पॉजिटिव है तो बाहर लगाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो अंदर लगाएगा। तो इस फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम, और उसको टेस्ट चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक, एक बात का यहाँ पे ख्याल रखना होता है कि Q0 जो टेस्ट चार्ज है, ये वाला, इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ये बहुत छोटा होना चाहिए। कोई लॉजिक बता सकता है? क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टेस्ट चार्ज होता है दैट इज वेरी स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली 0, क्यों? व्हाई द टेस्ट चार्ज इज टेकन टू बी 0? सर उसकी कैलकुलेशन इजी हो सके। नहीं, थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा गलत है। सर ये इमेजिनरी चार्ज क्यों जी? ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ना हो जाए। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब। क्यों? क्योंकि जब आप ये वाला चार्ज लाएंगे तो ये वाला चार्ज भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ऐसा ना हो कि वो उस पॉइंट पे हमें निकालने किसकी वजह से था, सोर्स की वजह से। अब पता चला एक ऐसा आदमी ले आए जो अपनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, तो सोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा ना, यस सर। इसी वजह से। और दूसरी बात यह कि अगर ये टेस्ट चार्ज जो आप ला रहे हैं ये भारी भरकम होगा, तो ये सोर्स को खींच लेगा, धक्का नहीं दे देगा, तो सोर्स की लोकेशन तो चेंज हो जाएगी, आर चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी टेक इट स्मॉल, सो नॉट टू डिस्टर्ब फील्ड ऑफ किसका, सोर्स चार्ज। आई होप ये बात पूरी की पूरी आपको समझ में आ रही होगी। यस सर। ठीक है, अच्छा, फोर्स कूलम्स लॉ से क्या मैं इसको K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस सर। अच्छा, Q0 से डिवाइड किया, Q0 कैंसिल, ओके, तो क्या मिला, KQ अपॉन RS। ओके, बहुत सिंपल। तो हम ये पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो Q आता है वो कौन सा Q है, टेस्ट का Q है या सोर्स का Q है? सोर्स का। ओके, ठीक है। एक बात और, अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा? 10th क्लास में पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हम देखें, हम ये इमेजिन करते हैं कि किसी चार्ज के आसपास कुछ फील्ड लाइंस निकल रही हैं जो कि अपने आसपास के चार्जेस पे फोर्स लगा रही, दे आर पुटिंग सम फोर्स ऑन द नियर बाय चार्जेस, है ना? ऐसे ही तो है। हमें दिखता है क्या वो Yes, चार्ज? sir. नहीं दिख रहा है ना, तो हम इमेजिन करते हैं फील्ड लाइंस को, इमेजिनरी लाइन। सबसे पहले क्या है, इमेजिनरी लाइन, इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं वो तो इस फॉर्मूले से कर दिया मैंने, ठीक है। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई जब फील्ड लाइन है तो उसका कुछ डायरेक्शन होगा ना, डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? डायरेक्शन मिलता है बाय डायरेक्शन ऑफ फोर्स
ऑन पॉजिटिव चार्ज। क्या कहने का मतलब है, वैल्यू तो के क्यू बाई आर स्क्वायर से निकाल लिया। आपको जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक चार्ज रखा है और आपको पता करना है कि भाई ये बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज ले आओ। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जिस दिशा में फोर्स लगेगा वही दिशा मानी जाती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैं फिर से बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो होता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा हो। फिर से बताएं या समझ गए? समझ गया। ओके, तो इस ये पॉजिटिव चार्ज इसको कहां, अंदर की तरफ फेंकेगा या बाहर की तरफ? बाहर। ओके, तो अच्छा यहाँ पे अगर यहाँ पे निकालना होगा तो फिर यहाँ पे चार्ज रख दो, किधर फेंकेगा, बाहर। ओके, तो फिर यहीं से आप कंक्लूजन निकालते हैं ना कि पॉजिटिव से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब बाहर की तरफ जाती है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। और अगर नेगेटिव रख देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे तो अंदर की तरफ खींचेगा। तो आप ये कहते हैं ना, ऐसे ही कुछ पढ़ा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में? यस सर। कि पॉजिटिव से सब बाहर की तरफ और नेगेटिव से अंदर की तरफ। ओके, चलिए ठीक है। अगर आप इतना समझ गए हैं, एब्जॉर्ब कर लिया है, तो बताइए, हम फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर। या कुछ मनोरंजन बातें हो जाए? बहुत देर से लगातार बैक टू बैक क्वेश्चन हो जा रहे हैं ना। यस सर। ओके ठीक है। अच्छा ये बताइए ईमानदारी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आपने कब पढ़ा था? जी पढ़ा भी था कि नहीं? पढ़ा था सर। ओके, नहीं लेकिन मुझे काफी रिस्पॉन्सिव है आप लोग, और कंपटीशन में क्वेश्चंस इतना फास्ट हो रहा है, फिर भी आप बहुत अच्छे से कर ले रहे हैं। ठीक है, ओके। बाकी आशु सर ने भी मुझे बता ही दिया था कि स्टूडेंट्स आर गुड देयर, अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको, एंड दैट आई एम गेटिंग आल्सो। चलिए अब ना हम कुछ डायग्राम्स बनवाते हैं आपसे और क्वेश्चंस की तरफ आएंगे ना। जैसे अब ये मान लेते हैं हम एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दोनों इक्वल है और एक दोनों इक्वल है। पहले आपको ना मैं दोनों इक्वल है और ये नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट के, इक्वल मैग्नीट्यूड के। तो सिंपल सी बात, अगर मैं प्लस से निकलता है माइनस पे जाता है, तो प्लस से निकला माइनस पे। अब आप सोच रहे हैं सर ये क्या बच्चों वाला काम कर रहे हैं? ये बच्चों वाला नहीं, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। जो चीज बतानी है ये बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक समझते हैं क्या? बिल्कुल बीच में लाइन खींचेंगे, दोनों तरफ बराबर आएगा। यस सर। ओके, गलत बना दिया मैंने। नेगेटिव पे अंदर आता है ना, नेगेटिव पे अंदर आता है और ये बाहर की तरफ। इसी तरह ये प्लस से प्लस तो रिपेल करेगा और ये प्लस प्लस दोनों के फील्ड को रिपेल कर देगा। अब मैं आपसे ये, अगर ये मान लेते हैं इक्वल है तो बिल्कुल सिमेट्रिक रहेगा बीच की लाइन से। यस सर। अगर ये अनइक्वल है तो क्या होगा, मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं और डायग्राम बनाऊंगा और आपको बताना होगा। ये इधर चला गया, बाहर से बाहर, और ये बाहर से बाहर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना क्लोज होंगी उतना ज्यादा स्ट्रांग होगी ना। यस सर। यानी क्लोजर फील्ड लाइंस का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप पास पास है, इसका मतलब, कहने का मतलब है कि फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, स्ट्रॉन्गर फील्ड है। और जब दूर होंगे इसका मतलब वीक फील्ड है। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या, इस पॉइंट पे, यहां पे न्यूट्रल पॉइंट होगा। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। यस सर। क्योंकि दोनों प्लस है, बीच में दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे और ये हमें मिल जाएगा। अब चलिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और आप मुझे बताओ, ये Q1 है और ये प्लस Q2 है। जस्ट हैव टू टेल मी किसका कौन सा चार्ज बड़ा है। दोनों तो प्लस है सर Q2। यस, एनीवन एल्स? विच चार्ज इज बिगर, Q1 और Q2?
कौन सा चार्ज बड़ा दिख रहा है? Q1 लग रहा है, Q2 लग रहा है? सर Q1। बड़ा in the sense like कि कौन सा मैं strong? पूछा, हाँ मतलब वही मैं पूछा, विच चार्ज इज हैविंग मोर मैग्नीट्यूड, Q2 वाला चार्ज बड़ा है और Q2 जो है छोटा है, या दोनों बराबर हैं? 3 ऑप्शन दे रहा हूं मैं। बड़ा है। ठीक है, इक्वल तो नहीं, इतना तो समझ में आ रहा है ना। यस इक्वल सर। होता तो बिल्कुल बीच में सिमेट्रिक होता, सिमेट्री लाइन यहाँ पे ना। तो क्या लग रहा है, किसने इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा दूर तक फेंका है, Q1 ने कि Q2 ने? Which has Q2 has thrown the electric field to the more distance. तो अब ये तो यार बिल्कुल सिंपल सी बात है, दो आदमी एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, जो मजबूत होगा वो ज्यादा धक्का देगा, जो कमजोर होगा वो बेचारा दब जाएगा। तो लॉजिकली which electric field is more, Q2 और Q1? सर Q2। Q2 is more, तो इसका मतलब Q2 is heavier। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन की। 1994 का बहुत पुराना क्वेश्चन है, देख के बताइए जरा। हंसी आ रही है आपको? दोनों चार्जेस कैसे हैं? इक्वल। दोनों कैसे हैं? ऑप्शन पढ़ के बताइए कौन से हैं। पॉजिटिव नेगेटिव। सर दोनों नेगेटिव। दोनों नेगेटिव हैं बिल्कुल। और इक्वल है क्या अनइक्वल है? सर इक्वल। इक्वल है, बिल्कुल सिमेट्रिक है ना, तो दोनों नेगेटिव है, बोथ आर नेगेटिव, बिकॉज अंदर की तरफ जा रहा है ना। ओके ठीक है, बोथ आर नेगेटिव एंड बोथ आर इक्वल। ठीक है, अच्छा एक और प्रॉपर्टी बताने से पहले इसको बताइए जरा। सर ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से बताइए कौन सा सही है, A 1 2 3 4 में से। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। फर्स्ट। फर्स्ट वन, यस Yes, सर। ऑफ कोर्स यू आर एग्जैक्टली करेक्ट, बिकॉज ए तो पॉजिटिव हो गया क्योंकि निकल रहा है, बी नेगेटिव हो गया। अगर हम सिमेट्रिक लाइन बनाते हैं तो बीच में, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर शिफ्टेड है, बी की तरफ शिफ्ट है कि ए की तरफ? बी की तरफ। उसका जो सिमेट्रिक लाइन बी की तरफ शिफ्ट हो गया ना, इसका मतलब ए की वैल्यू ज्यादा थी और बी की कम थी, और ए ने बी को धक्का दे दिया। तो विच इज करेक्ट ऑप्शन? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड शिफ्ट हो गई है बी की तरफ सिमेट्रिक से। अच्छा अभी मैंने, ठीक है वेरी गुड, बहुत खुशी हुई देख के। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी, अच्छा एक मिनट, नहीं इसको बाद में करते, इसको बाद में करते, ठीक है। मैंने कंडक्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं, जरा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बताइए कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी, अभी ऊपर बताइए, व्हाट इज द कंडक्टर प्रॉपर्टी? कि चार्ज इज ऑलवेज ऑन इट्स, ऑलवेज ऑन Surface. चार्ज ऑलवेज ऑन सरफेस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं ब्लू येलो कलर से लिखने जा रहा हूं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इसको हम गॉस लॉ जब आगे पढ़ेंगे तो प्रूव करेंगे। नेवर इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, नेवर इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के मटेरियल के अंदर, यानी जो उसका मटेरियल एटम्स, उसके अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका लॉजिक हम गॉस लॉ पढ़ने के बाद प्रूव करेंगे। नेवर इनसाइड द, नेवर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेवर, ई फील्ड मतलब लिखने का है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेवर इनसाइड, इसको नोट कर लीजिएगा, इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑलवेज। अभी समझाता हूं तीनों पॉइंट एग्जाम्पल के साथ। इसका लॉजिक फिर से बता रहा हूं, गॉस थ्योरम में पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो टाइम भी लगेगा, तो हमें तो इस टॉपिक को खत्म करना है। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, जैसे 3 पॉइंट से कंडक्टर के रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट, ये एक सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से छोड़ रहा हूं। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है,
इसका मतलब इधर प्लस है इधर माइनस है, क्योंकि प्लस से निकलता है और माइनस पे इंटर होता है। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही होगी, ये वाली या ये वाली, कौन सी सही होगी इसमें से, पहली दूसरी या दोनों? ये आयरन, आयरन दूसरी दूसरी बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि कंडक्टर के अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहले वाले में देखेंगे अंदर है, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। हाँ, अगर हम ये बोलते कि ये एक प्लास्टिक था, तो कौन सा सही होगा? हाँ, तो फिर फर्स्ट, क्योंकि प्लास्टिक है, इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर एग्जिस्ट कर सकती है। ओके ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस पे होगा, के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर एक कंडक्टर लूं और मैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं, ये 1 और दूसरा 2, ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। दिख रहा है क्या? छोटा तो नहीं होगा? नो सर दिख रहा ओके ठीक है। Now tell me which electric field is possible for this copper? तो दूसरी क्यों? Exactly. The reason is same. Because it should be perpendicular to the surface. So first is wrong, second is correct. ठीक है। तो ये दोनों, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंडक्टर से रिलेटेड होते हैं कि कंडक्टर का चार्ज हमेशा सरफेस पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी उसके अंदर नहीं होती, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस पे आएगी तो वो परपेंडिकुलर होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, चले आगे। यस सर। ओके, अब इस कंसेप्ट पे दो क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन एम्स। मैं एग्जाम का नाम लिखना भूल गया, लेकिन ये किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई डोंट नो व्हिच एग्जाम, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इसका आंसर बताइए। कह रहा है सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह वैल्यू सेम, उसकी पैरेलल लाइंस होती हैं यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पैरेलल लाइंस। तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ होगा अगर ये मेटेलिक है? Okay, great. Sanjana, Suhani, they are giving the correct answer. Sahil has also given the correct answer. Okay, ठीक, उन्हीं बिल्कुल से फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। वही लॉजिक लगाइए कि पहले तो देखिए, इसको तो देख के ही बताना था कि कंडक्टर के अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो ये तीनों तो खत्म हो गए। अब बचा ये। अब इसके एक देखिए, यहां सरफेस पे परपेंडिकुलर बन गया क्या? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी इनसाइड द कंडक्टर एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन इसी तरह का, ये देखिए जरा। कह रहा है, पढ़िए, मेटेलिक शेल है, मेटल का है बना हुआ, ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर दिया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को? ओके, पलक ने दिया है जवाब, विच ऑप्शन इज करेक्टली रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। 4/3 ये कंडक्टर है, मेटल का बना हुआ है, 3 कंडीशंस आर देयर। यस यार, हेमराज, रुचि, हेम, बावल, अंचल अपना आंसर चेक करिए, अंचल मेहता और लोग, संजना शर्मा। यस, 3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए, पहला वाला सही नहीं हो सकता बिकॉज अंदर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे ये कभी नहीं हो सकता, हटा दो। इसमें ये हो सकता है, देखो इसके अंदर नहीं, ये वाला हो सकता है,
ये वाला भी नहीं हो सकता, डी वाला। पहले ना हमेशा एमसीक्यू में हटा रिजेक्ट करते हैं, हटाओ जो गलत है हटाओ, इसको भी हटा दो क्योंकि ये क्या है अंदर आ गया ना। लेट मी रिमूव दिस। दो ऑप्शन खत्म, अब दो बच रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, सरफेस पे हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो क्या आपको ये परपेंडिकुलर लग रहा है ये एंगल, और क्या आपको ये एंगल परपेंडिकुलर लग रहा है? चलो यहाँ तो परपेंडिकुलर लग रहा है, चलो ठीक है ये तो लग रहा है। ये भी हल्का फुल्का, या ये परपेंडिकुलर लग रहा है? नहीं ना। नो सर। तो बिल्कुल। अब यहाँ देखिए जरा, यहाँ पे क्या ये घूम के परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे? Yes, sir. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो वी हैव टू third one is the correct option. We have to see for all the three properties of a conductor that it should be surface on charge on the surface, no field inside material, and the electric field will be always perpendicular to the surface of the conductor. ये तीन प्रॉपर्टीज याद रखनी है आप। चलें आगे? Yes, sir. ओके चलिए, आई होप आपको सब चीजें समझ में आ रही हैं। एक बार बता दीजिए क्लास में आनंद आ रहा है या कुछ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आते हैं टफेस्ट पार्ट के ऊपर। हमारे पास 20 मिनट्स हैं, एंड इन दीज 20 मिनट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को करना है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑन द पार्ट ए बी सी डी, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा बाहर का हो रहा है, पढ़ाया नहीं है, लेकिन देखते हैं चेक करते हैं कर पाते हैं आप। मैं इसको बताया नहीं हूं, मैं जानता हूं थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती, लेकिन देखिए ये पूछा गया है, ये आपके AIPMT में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको नीट का जो पुराना नाम है वो AIPMT है ना, उसमें पूछा गया क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और इस तरह क्वेश्चन में करा चुका हूं, याद है वो हेक्सागन वाला, 5 हेक्सागन 6 हेक्सागन कल कराया था जो लास्ट क्लास में। ओके साहिल पल्लवी, ठीक है। डी ऑप्शन दे रहे हैं लोग, डी ऑप्शन। जनता का बहुमत डी की तरफ है। ओके लेट मी चेक इट। अच्छा ये बताइए, अगर मैं पूछूं कि इस रिंग के, एक रिंग है, उस रिंग की वजह से सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? 0. कंप्लीट रिंग हमेशा, या कोई खास केस होगा? ऑलवेज और सम एनी स्पेशल केस? अगर ये क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। याद रखिए क्या होगा, यूनिफॉर्म चार्ज होगा। कैसे? देखिए अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो एक छोटा सा पॉइंट ये लेंगे, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, बाहर की तरफ। इसके जस्ट अपोजिट साइड में एक और पॉइंट लेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। कैंसिल कर देंगे क्या? इसी तरह यहां से लोगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, उसके जस्ट अपोजिट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर। इसी तरह हर पॉइंट के चारों तरफ से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा? एट सेंटर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन क्या है कि फील्ड यूनिफॉर्म हो, मतलब जितना चार्ज इस तरफ है उतना ही जस्ट उसकी दूसरी तरफ हो। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फिर 0 जरूरी नहीं होगा। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया कि इस रिंग में, इन दिस रिंग एक्चुअली द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। इतना तो समझ में आ गया मुझे, क्योंकि कंडक्टिंग रिंग बोल रहा है, कुछ नहीं बोला है तो यूनिफॉर्म मान लिया। अब कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ड्यू टू द पार्ट AKB, ये वाला पार्ट जिसको मैं विच आई एम शोइंग विद द ब्लू लाइन, इसकी वजह से कह रहा है ऑन द रिंग इज E, electric field at the center of the ring due to the charge on the part AKB of the ring is the electric field at the center due to the charge on the part ACDB। तो ये वाला पार्ट जो है, इतना पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रोड्यूस कर रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये बाहर की तरफ कर रहा होगा क्या? जी बताइए। Yes, sir. हाँ तो जो, अच्छा मान लेते हैं ये 10 है, तो टोटल 0 होना है,
तो जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो किधर पैदा कर रहा होगा? इसके अपोजिट साइड में। Yes, sir. तभी तो कैंसिल होगा। तो इसका मतलब जो ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट, ये क्या इस दिशा में पैदा कर रहा है क्या? तभी तो ये दोनों मिलके कैंसिल होंगे जी। Yes, sir. तो इसका मतलब अच्छा, और दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, तभी कैंसिल होगा। Yes, sir. तो इसका मतलब अगर ये ई था तो ये भी कितना होना चाहिए ई। तो उसके हिसाब से इसका मतलब ए की बी ने इलेक्ट्रिक फील्ड किधर पैदा किया? इधर। तो बाकी रिमेनिंग पार्ट जो ए सी डी बी, ये वाला पार्ट ए सी डी बी ये वाला, वो इस तरफ होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ई अलोंग ओके, बिल्कुल सही जवाब दिया, डी की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग ओ टू के। मिला जवाब क्या? सर इसमें ठीक है। सुपरपोजिशन भी लग सकता है ना? हाँ, ये सुपर पोजिशन ही तो क्या है, मैंने जो ये ऐड कर रहा हूं मैं, सुपर पोजिशन का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर दूसरे को चढ़ा देना। तो दोनों को सुपरपोज ही तो कर रहा हूं मैं, ठीक है। सुपर पोजिशन ही तो है, मतलब एक पार्ट का दूसरे पार्ट से मैंने सुपरपोज किया तो दोनों जीरो बन गए। तो दिस पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग ड्यू टू AKB and this part of the electric field is coming due to remaining part ACDB. ओके, तो अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करते हैं ना। ये हो गया है, हमने सबसे पहले क्या लिखा? लाइन चार्ज। सबसे पहले क्या? लाइन चार्ज। तो फटाफट हम देखते हैं, और इसका डेरिवेशन हम स्किप कर रहे हैं। डेरिवेशन देखना है क्या कि सीधा अप्लाई करें? जी बोलो। अप्लाई करते सर। अप्लाई करते ना, टाइम भी कम है और हमारा आज भी कम है। तो हमने याद रखो कितने पॉइंट्स बताए हमने, कितने चार्जेस निकालने। पॉइंट चार्ज का हो गया क्या है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। बचा क्या? लाइन चार्ज, एक लाइन, दूसरा शीट, तीसरा क्या था? सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर एंड कंडक्टिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज समझ रहे होंगे, एक अच्छा, और कैसा लाइन चार्ज? इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज का। तो हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज लिया, उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होता है? चार्ज अपॉन लेंथ, जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको गॉस लॉ से प्रूव करते हैं, प्रूफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो अगर इससे हम किसी डिस्टेंस पे, यहां पे एट डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, तो बेसिक कैसे निकालेंगे? ये एक स्मॉल पॉइंट लेंगे, ये यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा होगा, फिर उसके बाद ये यहाँ पे लिया, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा होगा, फिर इसी तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। हम सारे पॉइंट्स का उस वायर पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के ऐड करेंगे। मैथमेटिकली इंटीग्रेशन वगैरह करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा क्या होंगी? बाहर की तरफ होंगी। किधर होंगी? बाहर की तरफ। ये बहुत ही अभी दो क्वेश्चन पूछे गए, नीट का क्वेश्चन, इसके बाद फौरन इसके बाद मैं आपको नीट और आईपीएमटी क्वेश्चन दिखाऊंगा इस कंसेप्ट पे। ये रहा वायर लाइन, अगर यहां पे पूछा डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिया है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज लैम्डा, इसकी यूनिट क्या जाएगी? कूलम पर मीटर। तो ये होगा इन विच डायरेक्शन? आउटसाइड। और यहां पे निकालेंगे तो क्या होगा? ये भी किधर होगा? आउटसाइड। Outside. ठीक है, आर मान लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला? बोल सकता है कोई? 2k लैम्डा बाई आर। याद रखिएगा 2k लैम्डा बाई आर। और k की वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0। कूलम्स लॉ में निकाला था हमने। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो अगर हम इसकी वैल्यू रख दें तो 2/4πε0 लैम्डा क्या भाई? चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ। तो क्या मुझे इसका वैल्यू मिल रहा है? लैम्डा अपॉन 2πε0 मिल रहा है क्या? Yes, sir. ओके, ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक।
तो लैम्डा अप टू के लैम्डा बाई आर। अच्छा, अगर एयर की बजाय कोई दूसरा मीडियम होगा तो हम उसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। अच्छा, इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं क्या? शेप कैसा होगा? अगर यहां पे पूछूंगा sir. मैं, यहां पे तो बाहर, यानी वो चारों दिशाओं में फैला होगा इस तरह। लाइक आई कैन शो यू, अगर ये वायर है इनफाइनाइटली, तो अगर मैं पूछूं यहां बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, तो ये इस तरफ, यहां पूछूंगा तो इस तरफ, सामने पूछूंगा तो इस तरफ, पीछे पूछा तो इस तरफ, यानी चारों दिशाओं में एक सिलेंडर की शेप में बाहर की तरफ निकला होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये अंदर की तरफ होगा, नेगेटिव होगा तो अंदर की तरफ होगा। ओके, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो अगर हम ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, तो क्या ग्राफ ऐसा आएगा क्या कुछ? क्योंकि Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड जो मुझे मिल रहा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला, हाइपरबोलिक। रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ऐसे ग्राफ को जिसमें इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, वी कॉल दैट ग्राफ हाइपरबोलिक। ओके, क्वेश्चन दिखाएं इस टॉपिक पे। Yes, sir. नोट कर लिया तो क्वेश्चन देखते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। चलिए, नीट 2019 का क्वेश्चन है। अरे वाह, तुम लोग तो बहुत स्मार्ट हो गए हो यार। पहले से किया हुआ था क्या? Yes, sir. ओके, गुड, ग्रेट। देखिए, एग्जाम हॉल में जाने के बाद ना दो चीजें होती हैं। नीट को क्वालिफाई, मतलब नीट में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 180, ठीक है, 90, 45, 45। अब आपको क्या लगता है, मैं एकदम ईमानदारी से एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर 180 सवाल नए दिखाएं आपको, बिल्कुल नए, जो आप पहली बार देख रहे हो, आपको लगता है आप 3 घंटे में कर पाएंगे? आपका दिमाग उतना सोच पाएगा? No, sir. नहीं। तो आपने देखा होगा, नीट क्वालिफाई करने के लिए एक बात कही जाती है कि मोर प्रैक्टिस, स्पेशली फिजिक्स में। यानी कि जब आप एग्जाम हॉल में जाए ना, तो पेपर का 45 में से कम 35 क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको ऐसा लगे कि यार ये तो देखा हुआ है, क्लास में किया हुआ, घर पे किया हुआ है। तो 30 बनना पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। अगर आपको मैं 45 क्वेश्चन नए दे दूं सोचने वाले, तो आप पता है सोचते ही रह जाएंगे। तो जैसे इस तरह जिन्होंने ऐसा बोला सर किया हुआ है, अच्छा, करने का मतलब ये है कि समझ गया है, तो ओके, इट्स गुड थिंग। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप उस चीज को करे हो, तो यू आर गोइंग टू मतलब सेव द टाइम इटसेल्फ। तो 2 वायर दिए हुए हैं और रिवीजन इसी को बोलते हैं हम। 2 वायर दिए हुए हैं, डिस्टेंस दे रखा है 2r, कह रहा मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट मतलब आर पे, आर पे। तो एक प्लस वाला बाहर फेंकेगा और माइनस वाला अपनी तरफ खींचेगा। दिस इज आर एंड दिस इज आर। ये प्लस लैम्डा और ये क्या हो गया, माइनस लैम्डा। प्लस वाला इधर और माइनस वाला अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो 2k लैम्डा बाई आर ऐड करेंगे तो दोनों सेम वैल्यू के, रेडियस दोनों का सेम है, प्लस 2k लैम्डा बाई आर। क्या बन जाएगा? 4k लैम्डा बाई आर, और k की जगह मैं लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर मिल गया मुझे कौन सा, ये वाला डी ऑप्शन मिल गया। ठीक है,
बस आपसे मैं 5 मिनट और लूंगा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। ओके ठीक है ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, हाँ चलिए चार्ज शीट के एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन कैसे किया? अब हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैं टॉपिक नया शुरू नहीं करूंगा, टाइम हो गया है। तो एक तो हमने लाइन चार्ज निकाला, अब बचा क्या है? शीट और स्फीयर, और उसके बाद रिंग का बचा हुआ, जो मैं रिंग को लास्ट में कराऊंगा बेसिकली। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे सामने, बताइए। ये एक नीट 2018 का क्वेश्चन है इसको, और एक क्वेश्चन ये है जो कि किसी एग्जाम का है, मैंने नहीं देखा है। तो इसको किया जाए, आगे बढ़े या बंद करें? क्या कहते हैं आप लोग? सर आगे बढ़ो। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो फोर्स की वैल्यू क्या आती है? F इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन किया था टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज। तो फ्रॉम हियर कैन आई डिफाइन F इक्वल टू क्यू? यस सर। Yes, ओके, sir. और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां तक होता है? प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। अगर हम ये बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं? सर ऊपर। ऊपर, पक्का सोच लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज किधर होगा? यहाँ पे। यस सर। और नेगेटिव यहाँ पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है। यस इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता प्लस से और इंटर होता है माइनस पे। अगर ऊपर की तरफ है मतलब नीचे प्लस रहा होगा, ऊपर माइनस। तो अब बताए इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा, किधर फोर्स लगेगा? ऊपर या नीचे? सर नीचे। ऑफ कोर्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, तो नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो इट मींस क्या मैं बोल सकता हूं कि नेगेटिव चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। अगर यहीं पे मैं एक प्रोटॉन छोड़ दूं तो प्रोटॉन के ऊपर किधर फोर्स लगेगा? सर ऊपर। ओके बिल्कुल सही, क्योंकि नीचे प्लस, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होती है तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा। नीचे प्लस है तो प्लस प्लस को ऊपर देगा, प्लस माइनस, दिस इज ओके। और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? क्यू भी। ठीक है, अब इस थ्योरी के ऊपर बेस हम पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर, नीट का करेंगे, और उससे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। जरा करने की कोशिश करिए। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट 40। ओके, किसी को जवाब मिला क्या? 2G। ओके, वाह ग्रेट, बहुत ही शार्प स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। वाह अर्चिता। अब ये कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आपको पता होगा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में मिल्कन ने 2 प्लेट्स लिए थे, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था प्लस माइनस, ठीक है। इस तरह से दोनों, एक को प्लस रखा था, बीच में ऑयल ड्रॉप्स को, चार्ज ऑयल ड्रॉप्स को फेंका था। अब ये कह रहा है कि ये ऑयल ड्रॉप्स इक्विलिब्रियम में। फॉर एग्जांपल इस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह होगी, between the direction of the electric field between the plate is reversed, तो a charge particle is kept in equilibrium। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर नीचे से लग रहा होगा वेट mg,
अब ये रुका हुआ है, इट इज इन इक्विलिब्रियम, इट मींस द फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा ऊपर होना चाहिए। इट मींस ये कैसा होना चाहिए, माइनस चार्ज होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। और इसको मैं क्या QE मान सकता हूं। अब ये कह रहा है रुका हुआ है, तो इसका मतलब आई कैन से ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर है। तो यहां से मुझे मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू mg/q। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दे, अगर हम इफ आई विल गो टू रिवर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस दिस विल बिकम माइनस एंड प्लस, तो ये आ जाएगा। अब चार्ज क्या है, माइनस, तो इस चार्ज के ऊपर भाई ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है किधर लगेगा, ऊपर है नीचे। ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी मैं कल कराऊंगा, टाइम काफी हो गया। ऊपर है नीचे, किधर लगेगा फोर्स, नीचे। नीचे। एक तो mg नीचे है और एक नीचे लगेगा क्या, QE। और E की वैल्यू आपने ये निकाल रखी है, रखना जरा, mg/q। तो एक यानी कि जो फोर्स है वो mg के बराबर आ गया। तो mg और mg, तो इसका मतलब आई एम गेटिंग टोटल नीचे फोर्स कितना लग गया, 2mg। और एक्सेलरेशन कितना होता है, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है 2mg और मास कितना mg, m से m कैंसिल, कितना आ गया 2g। तो विच इज द करेक्ट आंसर, एक्सेलरेशन विल बी 2g डाउनवर्ड। ठीक है। अच्छा अब ये बताइए कि ये 2g डाउनवर्ड देखा आपने, एक बार बैलेंस किया उसको, इसी पैटर्न पे, सेम इस पैटर्न पे पूछा गया है नीट का क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे। ये रहा क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ट्राई कर रहे हैं क्या इसको आप लोग? अरे प्रशांत सॉल्व तो कर लो फिर से। ओके महक, स्मॉलर। ऑप्शन ए, ठीक है, गुड। नॉट बट श्योर, साहिल नॉट श्योर बट सर वन, ठीक है। इसका बहुत, इट्स गुड दैट यू पीपल हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन। 1 1 1 1, ठीक है, ठीक है, गुड, एकदम सही जवाब है। एक बार देखते, अच्छा कोई सॉल्व किया ऐसे ही बता दिया, देख पहले का करा हुआ था। अब अगली क्लास में हम आएंगे तो कुछ और एग्जाम अलग अलग ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे जो आप नहीं, मैं कहीं और से लेके आऊंगा। ठीक है, एम्स, जिपमर वगैरह, जेई मेंस के क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस h इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड फील्ड। फील्ड जो अपवर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से छोड़ रहा है, हाइट डिस्टेंस कितना h है, तो जाहिर सी बात है फील्ड ऊपर, तो ये ऊपर या नीचे। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर किधर फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो mg नीचे लग रहा होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे ही लग रहा होगा, विच इज QE। तो टोटल फोर्स जो लग रहा है नीचे वो आ गया mg प्लस QE। अगर हम पूछे बताओ इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना है, तो टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास कर दोगे क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कि मिल रहा है मुझे mg प्लस QE अपॉन me, तो कैंसिल कर दें m से m, क्योंकि m तो कॉमन है, तो हमें यहाँ से m इसको डिवाइड करेंगे तो ये m, तो ये बन जाएगा मेरे पास g प्लस QE बाई m। ये आ गया इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। जब m से आप डिवाइड करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। अच्छा, इसी तरह मैं आपको दिखाऊं कि प्रोटॉन का अगर डायग्राम बनाते हैं, अगर मैं देखूं कि अगला पार्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, नाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड एंड मैग्नीट्यूड सेम है, यानी E की जो वैल्यू है वो सेम है, E जो है सेम है, और प्रोटॉन को भी रेस्ट से फेंका गया, तो कह रहा है किसमें ज्यादा टाइम लगेगा गिरने में, इलेक्ट्रॉन में या प्रोटॉन में। तो इफ आई विल सी द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन, तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया गया, ये प्लस कर दिया ऊपर और ये माइनस। प्रोटॉन को जब फेंकेंगे
ड्रॉप करेंगे बेसिकली। सो द फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करता है, QE और mg नीचे हो गया mg। तो फोर्स तो आ गया आपके पास mg प्लस QE। और आपको पता है Q की वैल्यू दोनों में सेम होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज तो सेम होता है ना, 1.6 × 10⁻⁹ अब मैं अगर आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का एक्सेलरेशन बताओ, तो फोर्स अपॉन मास, F = ma, A = F/m, mg प्लस QE अपॉन मास। तो इसको डिवाइड करेंगे तो mg/m कैंसिल हो जाएगा, G प्लस QE/m, और ये है मास ऑफ प्रोटॉन और ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों एक्सप्रेशन देख के बताओ कौन सा वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि दोनों एक आ रहा है, चला गया। तो यस, एनीवन कैन टेल मी व्हिच इज कमिंग मोर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि जी तो दोनों में सेम है। देखिए जी सेम है, क्यू भी सेम है, ई भी सेम है, फर्क है सिर्फ मास का। तो व्हिच इज हैविंग मोर एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? सर हाफ AT² लगा के। नहीं, अभी तो आप पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ ना, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, वो तो बाद में, टाइम तो बाद में निकालेंगे, अभी तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहे हैं। व्हिच इज हैविंग मोर एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? Proton. प्रोटॉन। देखिए यहां से देख सकते हैं कि A = G प्लस QE, इतना दोनों में सेम है, अपॉन मास। देखिए किसका मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन का कि इलेक्ट्रॉन का? प्रोटॉन इज मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मास ज्यादा है तो ये पूरा वाला टर्म क्या कम हो जाएगा? अगर डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है तो डिवाइड करने के बाद ये पूरा नंबर छोटा हो जाएगा। Yes, sir. तो ये जोड़ने के बाद भी छोटा होगा। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, मोर मास लेस A? कंक्लूजन सही लिखा है क्या मैंने? Yes, sir. तो हम यहां से सीधा लिखते क्या, तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन जो है वो कम है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि प्रोटॉन का मास जो है वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, है ना। अब इसमें आपको ये हमें मिल गया, ठीक है, मिला। बस जस्ट गिव मी 1 more minute, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। लॉजिकली बताओ, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो जल्दी पहुंचेगा या जिसका एक्सेलरेशन कम होगा, किसका टाइम ज्यादा लगेगा? ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को उसी डिस्टेंस में पहुंचने में कम समय लगेगा, तो द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लेस। आप इसको वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं UT + ½ AT² से, बिल्कुल सही। लेकिन आप लॉजिकली भी तो कर सकते थे कि भाई ये प्लेट है, दोनों का डिस्टेंस तो सेम है ना, वो भी h है, तो कौन जल्दी पहुंचेगा नीचे? जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो जल्दी पहुंचेगा। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसलिए टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आप लोग ने बहुत देर तक मेरा साथ दिया, थैंक्स फॉर दिस। अगली क्लास में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे और उसी दिन खत्म करेंगे। और इस पे हाँ, और जो ये कुछ टॉपिक्स बचे ना, स्फीयर वगैरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बचा हुआ है, इसको हम 15-20 मिनट में फाइंड आउट करके गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। you, sir. गुड, Thank you, sir. आपका भी थैंक यू इतनी देर मेरे साथ रहने के लिए। डिनर करने जा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. ओके, आई एम ऑल्सो गोइंग टू हैव माई डिनर। ठीक है, गुड बाय, गुड नाइट।